नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपके सामने जीके के कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो आपकी सीईटी जो 12वीं लेवल है उसके लिए बेहतर उपयोगी साबित होंगे। इसमें से मैंने वो क्वेश्चन भी डाले जो सीईटी स्नातक में आ चुके हैं, तो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे क्योंकि कई बार रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है अपना, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्या क्वेश्चन है पहला, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है NR बसीन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इंद्रजीत खन्ना, ऑप्शन नंबर सी है मधुकर गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी है अमर सिंह राठौड़। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता, जो वर्तमान में भी राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो भारतीय निर्वाचन जो आयोग है वो विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करवाता है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। इसके जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त बनाए गए वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है साथियों, और जो वर्तमान में जो भारतीय निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो इस समय है भारत के राजीव कुमार। ठीक है, तो पहले कौन थे? सुकुमार सेन, वर्तमान कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, और राजस्थान की और भारतीय निर्वाचन आयोग है कहां पर? तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? नई दिल्ली। ठीक है, किसके चुनाव आयुक्त करवाता है? तो विधानसभाओं के। हाल ही में चुनाव हुए हैं कहां पर? जम्मू कश्मीर और हरियाणा। तो इनके जो विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करवाए हैं, किसने करवाए? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त की हम बात करें तो पहले कौन थे? ID दुआ। कौन थे? ID दुआ, और वर्तमान कौन है? मधुकर गुप्ता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति। अच्छा, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाते हैं? तो हाई कोर्ट में जो रिटायर हो जाता है ना जज, उसको मनाते हैं। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है इसमें? तो आंसर देखना है इसमें। ऑप्शन है फर्स्ट न्यायमूर्ति श्री रामचंद्र झाला। ठीक है, बी ऑप्शन है न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया। ये तातिया नहीं है, इसको सही कर लेना, टाटिया है। ऑप्शन नंबर सी है न्यायमूर्ति गंगा राम मूलचंदानी, और डी ऑप्शन है न्यायमूर्ति NK जैन। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में सीईटी जो स्नातक एग्जाम हुई उसमें आया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति गंगा राम मूलचंदानी। ठीक है, राजस्थान में जो मानवाधिकार आयोग है वो कहाँ पर है? जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर। उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल स्थित है। ठीक है, तो जो शाही महल है, क्या पूछा है? चित्रशाला। तो चित्रशाला कौन सी पेंटिंग्स के अंतर्गत आती है? तो बूंदी। ठीक है, और इस चित्रशाला का निर्माण करवाया था राजा अनिरुद्ध सिंह ने। किसने करवाया था? बूंदी के शासक राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा ये चित्रशाला बनवाया गया। कौन है? अनिरुद्ध सिंह। तो पेंटिंग्स की हम बात करें तो बूंदी की जो पेंटिंग्स है पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें चित्रशाला जो है उसका जो शाही महल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अनिरुद्ध सिंह के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दर्रा गेम अभ्यारण्य। ये भी सीईटी स्नातक एग्जाम में पूछा गया है। दर्रा जो अभ्यारण्य है उसको किस रूप में परिवर्तित किया गया है? ठीक है, तो इस दर्रे के राजस्थान में हम बात करें तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कितने हैं? 5 वर्तमान में। ठीक है, उसमें एक टाइगर प्रोजेक्ट है दर्रा, जो राजस्थान का तीसरा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, दर्रे के 3 नाम थे। एक नाम था इसका राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद इसका नाम रखा गया दर्रा वर्ष 2009 में। ठीक है, और अब वर्तमान की हम बात करें तो इसका नाम है मुकुंदरा नेशनल पार्क। क्या है? मुकुंदरा नेशनल पार्क। पहला जो ऑप्शन है डेजर्ट नेशनल पार्क, तो ये कहां पर है? जैसलमेर बाड़मेर। सरिस्का नेशनल पार्क कहां पर है? तो सरिस्का है अलवर। और केवला देवखाना नेशनल पार्क कहां पर है? भरतपुर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
मुकुंदरा नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़। कहाँ पर है, कोटा झालावाड़। ठीक है, वैसे 4 जिलों में फैला हुआ है, कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़। इसमें 12 जिला नहीं आएगा हाड़ौती का। तो ये 4 जिलों में विस्तृत है मुकुंदरा नेशनल पार्क। इसमें भी सर्वाधिक कहाँ है, कोटा और झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 5, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, ये जो नहर परियोजना है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर परियोजना है। ठीक है, इसके जो जनक हैं वो हैं श्री कंवर सेन। कौन है, श्री कंवर सेन। ठीक है, ये इंजीनियर थे और बीकानेर में एक इंजीनियर के रूप में आए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बीकानेर में पानी की आवश्यकता। ठीक है, तो 1927 में, और इसका जो मूल आधार है वो थी गंग नहर। गंग नहर की प्रेरणा से इन्होंने किसका निर्माण करवाया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, डी ऑप्शन है बाड़मेर। तो इसमें उस समय बाड़मेर जो जिला है वो पहले चरण के अंतर्गत शामिल नहीं था। ठीक है, दूसरे चरण के अंतर्गत बाड़मेर में शून्य जो पॉइंट है, 0 पॉइंट, वहां तक इसको बढ़ा दिया गया था। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, वर्ष पूछा है इन्होंने, तो इसमें राइट आंसर है सी ऑप्शन, वर्ष 1949। ठीक है, पहले इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी, इसको फिर बाद में कहां शिफ्ट किया गया था, जोधपुर में, और इसकी स्थापना की गई 1949 में। दो राजस्थान उच्च न्यायालय है कहां पर, तो जोधपुर में। ठीक है, इसकी जो उपपीठ है वो पीठ कहां पर है, जयपुर में। कहां पर है, जयपुर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, गेंडा। गेंडा जो कौन सा जीव है, जंगली जीव है, मुख्यतः इनमें से किस राष्ट्रीय पार्क का वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो ये बहुत ही फेमस पर्सन है, हर बार एग्जाम में आता है, और इसका राइट आंसर रहता है डी ऑप्शन, काजीरंगा। और काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो कौन से स्टेट में आता है, असम राज्य में। ठीक है, एक सींग के गेंडे के लिए क्या है, फेमस। ये क्वेश्चन भी सीईटी एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ते की खदान कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है सिंदेसर खुर्द खदान, जावर की खान, कावत की खान। ठीक है, ये कायड़ है। और डी ऑप्शन है रामपुरा आगुचा। तो इसमें राइट आंसर भी क्या है, रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा कहाँ है, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, जस्ते की सबसे बड़ी खान है। और शीशे की सबसे बड़ी खान है वो जावर की खान है। चांदी की भी सबसे बड़ी खान कौन सी है, जावर की खान। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किसके कारण सिएरा लियोन, ठीक है, सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है बाढ़, ऑप्शन बी है राजनीतिक उथल पुथल, ऑप्शन नंबर सी है इसमें जो भी मादक द्रव्य का दुरुपयोग, और डी ऑप्शन है खाद्यान्न की कमी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, जो भी मादक द्रव्य का दुरुपयोग। ठीक है, इसके नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है अलवर, ऑप्शन बी है ढूंढाड़, ऑप्शन सी है इसमें मेवाड़, और ऑप्शन डी है मारवाड़। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है अलवर, ऑप्शन नंबर ढूंढाड़, ऑप्शन नंबर सी मेवाड़, ऑप्शन नंबर डी मारवाड़। तो इसमें राइट आंसर बताओ। तो इसमें राइट आंसर है मेवाड़। ठीक है, उदयपुर पेंटिंग्स जो है तो उसके फेमस चित्रकार हैं साहिबुद्दीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस से, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, मनोनीत संख्या पूछी है, न कि निर्वाचित। तो सदस्यों की कुल संख्या का 1/6, सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, सदस्यों की कुल संख्या का 1/4, और सदस्यों की कुल संख्या का 1/2। तो इसमें राइट आंसर होगा सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि क्वेश्चन है 100 टोटल। ठीक है, तो और भी सर आएंगे अभी सोल्व कराने के लिए, आपके सामने साइंस की क्वेश्चन आएंगे
ठीक है, तो साइंस वाले सर आएंगे सिद्धार्थ सर, और मैथ और रीजनिंग को सोल्व कराने के लिए आएंगे आपके सामने गुलाब जी प्रजापत। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ आपके सामने। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी पूछा है? तीसरी। तो मैं आपको बता देता हूँ, महान हिमालय में 40 जो चोटियां हैं वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आती है, 7,000 से अधिक ऊंचाई। इसमें दुनिया की सबसे नंबर 1 ऊंची चोटी है, पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,848 मीटर। और इस चोटी को नेपाल में क्या बोलते हैं? तो नेपाल में इस चोटी को क्या बोला जाता है? सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माता, अर्थात ब्रह्मांड की देवी। ठीक है, और आजकल नाम भी यही पूछते हैं एग्जाम में, तो ये नाम मोस्टली याद रखना, कौन सा? सागर माता। ठीक है, कितनी हाइट इसकी? 8,848। और सागर माता नाम कहाँ दिया गया इसको? नेपाल में। ठीक है, तिब्बत में इस चोटी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चोमोलंगमा। क्या कहा जाता है? चोमोलंगमा। ठीक है, और हाल ही में इस चोटी पर रिकॉर्ड 40वीं बार जो फतेह किया है उसका नाम है कामी रीता शेरपा। ये करंट अफेयर्स में ध्यान रखना, खुद के ही रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहे हैं कामी रीता शेरपा। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। 8,598 मीटर इसकी हाइट है, और ये कहाँ स्थित है? सिक्किम। कहाँ स्थित है? सिक्किम, जो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और सेकंड की हम बात करें, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जो दुनिया की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 8,611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में। मैंने यहाँ लिखा है आपके सामने महान हिमालय, इसलिए मैंने कंचनजंगा लिखा था। ठीक है, वैसे ओवरऑल हम बात करें हिमालय की, तो सेकंड और दुनिया की दूसरी सबसे और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन या K2, 8,611, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? POK। ठीक है, और तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की वो है मकालू। कौन सी है? मकालू। 8,481 मीटर हाइट है। ठीक है, तो मैंने महान हिमालय शब्द लिखा है यहाँ पर, तो इसमें देखिए अब आंसर कंचनजंगा है नहीं इसमें, और राइट आंसर कौन सा है? मकालू। धौलागिरी की जो है 8,172 मीटर हाइट है, नंगागिरी की 8,126 मीटर हाइट है, नंदा देवी की 7,817 मीटर है। ठीक है, तो इसमें आप ऊंचाइयां देख लीजिए, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? मकालू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें होती है? ठीक है, कितनी पूछा है? सॉरी, न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम बैठकें जो होती है वो कितनी होती है? 4। ठीक है, कब कब होती है? तो एक तो होती है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के अवसर पर। ठीक है, इसके बाद होती है 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और इसके अलावा 15 अगस्त को होती है स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी को होती है, ठीक है, गणतंत्र दिवस। इन 4 तारीखों को ग्राम सभा की कितनी बैठकें होती है? 4 बैठकें। तो मिनिमम कितनी होती है? 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कला संस्कृति का क्वेश्चन है, कौन सा एक युगम गलत है? मतलब इसमें से एक गलत है। तो देखिए इसमें रैण, रैण जो पीठ है वो कौन से संत की है? संत दरियाव जी, बिल्कुल सही है। सापरा, सापरा ये भीलवाड़ा वाला है, तो वहां पर कौन से संत की वहां पर क्या है? पीठ है, तो रामचरण जी। ऑप्शन नंबर सी है खेड़ापा, खेड़ापा में किसकी है? रामदास जी की। तो ये आंसर क्या है? गलत है आपका। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी, डी में है सिंहथल हरिवंश। सॉरी सॉरी, इसमें ये आएगा मित्रों, इसमें सिंहथल जो है हरिवंश है ना, ये इसमें क्या है? गलत आंसर होगा। ये बिल्कुल सही है खेड़ापा, खेड़ापा में किसकी है? रामदास जी की। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई? ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर नैनूराम शर्मा। तो नैनूराम जो शर्मा है वो कोटा प्रजामंडल से संबंधित है। इसके बाद कपूर चंद पाटनी, तो ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बचता है डी ऑप्शन, बलवंत सिंह मेहता। तो इसका राइट आंसर भी कौन सा होगा? बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, माही, कंचन और धवल, माही, कंचन और धवल किसकी किस्में हैं?
ठीक है। तो माही कंचन धवल बहुत ही फेमस पर्सन है, ग्रेड फर्स्ट में भी आ चुका है, बहुत सारी एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर है बाजरा, मक्का, ज्वार और चना। तो माही कंचन और जो धवल है वो मक्का की राजस्थान में प्रसिद्ध क्या है, किस्म है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर है रानी रामरस दे, रानी भीमल दे, रानी रूपल दे, उम्मा दे बटियानी। तो इसमें जो राइट आंसर है, तेबारी गांव त्रिमुखी बावड़ी का जो निर्माण है वो करवाया था रानी राम रस्ते ने। किसने करवाया था? रानी राम रस्ते ने। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 है, चिल्का झील कौन सी झील है? चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की और सबसे बड़ी कौन सी झील है? लैगून झील, शैवाल से निर्मित। तो कौन सी है? चिल्का। और चिल्का है कहां पर? ओडिशा राज्य में। कहां पर है? ओडिशा राज्य में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। तो ये क्या पूछा है? चिल्का झील किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? तो महानदी को ओडिशा का शोक बोलते हैं, इस महानदी के दक्षिण में स्थित है चिल्का झील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास की गति को शीर्ष देने वाली शीर्ष संस्था है? तो कौन सी है? आरसी, तो यानी राजस्थान वित्त निगम, जिसकी स्थापना 1955 में। रिको, राजसिको, नाबार्ड, नाबार्ड कृषि की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा राजसिको, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में। 20 क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका बी राइट आंसर होगा, राजस्थान पुनर्गठन आयोग। क्या होगा? राजस्थान पुनर्गठन आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी है नागौर, पाली, कोलायत। ठीक है। तो कपिल मुनि का जो आश्रम है वो कोलायत बीकानेर में है। कहां पर है? कोलायत बीकानेर। ठीक है, जहां कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस सभ्यता में मकान और बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ठीक है। क्या पूछा है? मकान और बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ध्यान रखना, गणेश्वर जो सभ्यता है उसमें ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, गागरोन का युद्ध। तो गागरोन कहाँ है? पहले तो ये समझिए आप, गागरोन जो है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां काली सिंध और आहू के संगम पर स्थित है। गागरोन है कहां पर? तो झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ जिले में है। अब इसमें पूछा है गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए देखिए, महमूद खिलजी और राणा कुंभा, महमूद खिलजी और मेदनी राय, महमूद खिलजी और ईडरका रायमल, महमूद खिलजी और महाराणा सांगा। तो ये जो गागरोन का युद्ध है ये महमूद खिलजी और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी मृदा का मुख्य घटक नहीं है? क्या पूछा है? मुख्य घटक नहीं है। ठीक है। खनिज बिल्कुल है, हुमस, तो हुमस की मात्रा भी होती है। ठीक है। लवण, तो लवण नहीं पाए जाते हैं मृदा में। ठीक है। जल, जल की मात्रा होती है, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? लवण। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसमें 25 में राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? रामगढ़। रामगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा लोक नृत्य भीलों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? तो सबसे ज्यादा फेमस लोकप्रिय है गेंदड़, चंग, गौरी, ढोल। तो इन चारों में से जो भीलों का सबसे फेमस है वो है गौरी। कौन सा है? गैर और गौरी, ये दो फेमस लोक नृत्य हैं भीलों के। क्वेश्चन नंबर 27, किसको पराजित करके प्रतिहारों ने भीनमाल, भीनमाल कहाँ है? जालोर के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया? ठीक है। तो किसको हराकर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था? चौहानों, चावड़ाओं, गोहिलों और भाटियों, या अनुत्तरित पर्सन? क्या आएगा इसमें? तो इसमें राइट जो आंसर है
वो है यहाँ पर भीनमाल में चौहानों को हराकर यह अधिकार प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 28 में है, बरखान इस्तलाकर्ती किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो बरखान क्या है तो बता देता हूं आपको। बरखान जो इस्तलाकर्ती है, सबसे फेमस जो बालू का स्तूप है और सर्वाधिक बार जो पूछा गया आज तक। ठीक है, बरखान जो टीला है उसकी आकृति इस प्रकार से होती है, अर्धचंद्राकार के रूप में, आधे चांद के आकृति में होती है। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार बलुई मिट्टी से निर्मित जो टीला होता है उसको क्या बोलते हैं, बरखान। और बरखान आकृति के जो टीले हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में, तो एक तो पाए जाते हैं बालेरी में। बालेरी कहाँ है, चूरू में। सुजानगढ़ चूरू में पाए जाते हैं। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में पाए जाते हैं। ठीक है, करणी माता देशनोक, वहां पर इस प्रकार के टीले दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। तटीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी रेतीला मैदान को दो भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्धशुष्क। इसमें शुष्क को भी मरुस्थलीय आधार पर दो भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त। तो स्तूप युक्त के अंतर्गत आता है बरखान इस्तलाकर्ती। क्वेश्चन नंबर 29 है, पॉलिटिकल साइंस से है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि मान लीजिए राज्यपाल किसी कारणवश अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर। 30 क्वेश्चन है, निम्न से किसे पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसे है जिसको पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया, तो उसमें जानकी लाल भांड। ठीक है, जानकी लाल जो भांड है उसको बोलते हैं मंकी मैन ऑफ इंडिया। मंकी मैन ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है, मंकी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, जानकी लाल भांड को। माया टंडन, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, ये भी सम्मानित हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है, राजकुमार शर्मा। ठीक है, ये कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व चिकित्सा मंत्री थे, तो इनको पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया। 31 क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण 2024 में आयोजित किया गया। ठीक है, 20वां, 21वां, 23वां, 19वां। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, 20वां। कौन सा आएगा, 20वां। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनियम जयंती समारोह के समापन में मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, तो इसमें है श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, श्रीमान डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इसमें राइट आंसर होगा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी भारत की एक कृषि समस्या नहीं है। ठीक है, जुताई भूमि के एक छोटे आकार के भूखंड, जैविक खेती को प्रोत्साहन करना, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, भूमि की उर्वरता में गिरावट। तो उसमें राइट आंसर है दोस्तों जैविक खेती को प्रोत्साहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 34, गणगौर पर्व किसे समर्पित है। तो गणगौर का जो त्योहार है पार्वती के संदर्भ में ये मनाया जाता है। गण प्लस गौर, यहाँ गण से तात्पर्य भगवान शिव, शिव का प्रतीक और गौर का मतलब हो गया पार्वती। पार्वती के गोने का प्रतीक है गणगौर। ठीक है, इसमें गणगौर जो त्योहार है हिंदुओं का अंतिम त्योहार माना जाता है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज से हमारा त्योहार प्रारंभ होता है और गणगौर के साथ क्या होता है, समापन होता है। ठीक है, तो जो गणगौर पर्व है वो देवी पार्वती से समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 35, लच्छी राम किस लोक नाट्य कला से संबंधित है। ठीक है, कुचामणी ख्याल, हेला ख्याल, जयपुरी ख्याल, शेखावटी ख्याल। तो इसमें कुचामणी ख्याल से संबंधित है, इसके मुख्य कलाकार है लच्छी राम। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो है राजस्थान की कृषि जलवायु को कितने खंडों में बांटा गया है, 10 खंडों में बांटा गया है। इसमें जो सबसे बड़ा खंड है वो है शुष्क पश्चिमी मैदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं,
राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है? सीटी स्नातक एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर वो है पर्ची। क्या बोलते हैं? संतों की जीवन वृत्तांत को पर्ची कहा जाता है। वात का मतलब यहाँ कहानी से है। क्या होता है? कहानी। क्वेश्चन नंबर 38, कजली तीज का त्योहार किस, ये आएगा यहाँ पर, किस महीने में मनाया जाता है ना, किस माह में मनाया जाता है? किस महीने में कजली का त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, ये यहाँ पर ये जो बंदी शब्द दे रखा है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बूंदी आएगा यहाँ पर। बूंदी में मनाया जाता है। तो कजली का त्योहार कहाँ मनाते हैं? बूंदी में। ठीक है, और एक आता है तीज। ठीक है, जो प्रमुख जो तीज है वो जयपुर की फेमस है। छोटी तीज इसको बोलते हैं, बड़ी तीज है ना, कहाँ की फेमस है? जयपुर की। और आरटीडीसी के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। कजली जो तीज है, जो मुख्य तीज है वो तो श्रावण माह में मनाई जाती है। श्रावण के बाद आता है भाद्रपद। तो भाद्रपद महीने में कौन सी तीज मनाते हैं? कजली तीज। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो मित्रों ये है, कौन सा? तो आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया है। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो ये है। तो ये किसका सिंबल्स है? ये जो पुष्प है ये कौन सा है? कमल का फूल। कौन सा है? कमल का फूल। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? कमल का फूल। लेकिन इसमें एक बात नोटिस करना आप, जो यदि 5 पंखड़ी आ जाए, ठीक है, कमल के फूल में यदि 5 पंखड़ी आ रही है तो समझ जाना बीजेपी का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। और 5 से अधिक हो तो मतलब भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? ठीक है, आपने बहुत पढ़ा हुआ है। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में प्रारंभ होता है। कितने चरणों में होता है? 7। ठीक है, जिसमें 1 नवंबर 1956 है, वहां पर राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो राजस्थान में पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण प्रारंभ होता है। इस दिन राजस्थान में कितने जिले बन चुके थे? 26। और 26वां कौन सा बड़ा था? अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट 41, हल्दी घाटी का युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? ठीक है, हल्दी घाटी फेमस युद्ध है, महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य हो। इसमें उसका अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जयपुर के महाराजा मानसिंह। कौन कर रहे थे? जयपुर के महाराजा मानसिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान का निम्न से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति उत्पादन करता है? ठीक है, तो इसमें पूछा है मेजा बांध, नहीं करता है। जवाई बांध, ये भी नहीं करता है, जवाई नदी पे है, लूनी पर। माही बजाज सागर जो माही नदी पर है, बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, माही बजाज सागर बांध जो माही नदी पर है। ठीक है, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान का जो हिस्सा आता है वो 45% आता है और गुजरात का कितना आता है? 55। ठीक है, इसी पर प्रोजेक्ट के अंतर्गत गुजरात में है कडाना बांध और राजस्थान का कौन सा है? माही बजाज सागर, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है। 3109 मीटर इसकी क्या है? लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से एक गलत है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, 1952 में। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और मूल जिला, यदि हनुमानगढ़ ऑप्शन नहीं आए तो आपको गंगानगर करना है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बैराट सभ्यता, इसकी खोज डॉक्टर देव कोठारी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बैराट जो सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई। गणेश्वर सभ्यता आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44, उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में से कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? मतलब ये मेवाड़ की बात, मेवाड़ क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेवाड़ी बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है। मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है, इसके अलावा भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़ को शामिल करते हैं। इन जिलों में कौन सी बोली आएगी? मेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर है 45,
राजस्थान के में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो नसीराबाद से हुई थी 28 मई 1857 को। ठीक है, कहाँ से हुई? 28 मई 1857 को नसीराबाद से प्रारंभ की गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। तो ट्रेंच आयोग जो है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। कहां से है? बेंगू से संबंधित है। और राजस्थान में जो किसान आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो बिजोलिया भीलवाड़ा से की गई। पूरी दुनिया का सबसे अधिक समय तक चलने वाला जो आंदोलन है वो कौन सा है? बिजोलिया। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस मनाते हैं अपन 30 मार्च को। कब मनाते हैं? 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ, यानी राजस्थान में बड़ी रियासतें को शामिल किया गया, जयपुर बीकानेर इनको। तब से ही कौन सा दिवस घोषित किया गया था? 30 मार्च। ठीक है। और एक याद रखना, कंफ्यूज मत होना, राजस्थान स्थापना दिवस, यदि ये आपको क्वेश्चन पूछ ले तो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर को कौन सा दिवस आता है? राजस्थान स्थापना दिवस। ठीक है। और राजस्थानी भाषा दिवस पूछ ले आपको तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है। अब ये आपके सामने साइंस के क्वेश्चन आ गए, तो मैं आपके सामने अब सिद्धार्थ सर जो आपको साइंस के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। ठीक है। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में दोस्तों व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक बड़ा ही शानदार मोटिवेशन है, और वो क्या मोटिवेशन है जरा ध्यान से सुनिएगा। कि मिल ही जाएगी मंजिल यूं भटकते भटकते ही सही, कि मिल ही जाएगी मंजिल यूं भटकते भटकते ही सही, कि गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, जी हाँ, आपका स्वागत है दोस्तों इस छोटे से प्यारे से हमारे छोटे से परिवार और एक चैनल के ऊपर। दोस्तों, बात करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों 48 नंबर वाला, जिसमें मानव जाति में कितने जोड़े कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस बात को क्लियर करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा अपन कुछ बातें क्लियर करते हैं और समझते हैं कि मानव के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, यदि जोड़ी की बात की जाए तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। यदि दोस्तों 23 के अंदर यदि अपन बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र के अंदर 22 प्लस XX ये तो महिलाओं की बात है, और 22 प्लस XY दोस्तों ये मेल बॉडी यानी कि दोस्तों पुरुषों की बात है, और ये फीमेल बॉडी की बात है, महिलाओं की। दोस्तों, जनरल अगर अपन बात करें तो एक छोटी सी बात ये है कि यहाँ पे ऑटोसोम्स पूछा है इसने, लिंग गुणसूत्र नहीं पूछा इसने, सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात नहीं की है। दोस्तों, इसने जो भी बातें की हैं वो बात की हैं ऑटोसोम्स। दोस्तों, यहाँ पे जो XY है एंड XX गुणसूत्र है दोस्तों, ये लिंग गुणसूत्र का प्रदर्शन करते हैं, एक सेक्स डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ जो बचे जो 22 हैं, 22 जो चीजें हैं दोस्तों, मतलब 22 जोड़े कह सकता हूं, 22 जोड़े, या फिर टोटल की बात की जाए 22 पेयर, या फिर दोस्तों टोटल बात की जाए 44 जो गुणसूत्र जो बचे हैं दोस्तों, इनको अपन क्या किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं, और कायिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, जो अन्य गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस क्षार मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये 12th क्लास जिन्होंने पढ़ी होगी और जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी रहा होगा तो उनको अच्छे से पता होगा दोस्तों कि डीएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजन बेस यानी कि जो नाइट्रोजनी क्षार है वो उपस्थित नहीं होता है। दोस्तों, तो इसका कंफर्म याद कर लीजिएगा, जो यूरासिल होता है, यूरेसिल है ना, यूरेसिल जो नाइट्रोजनी क्षार है दोस्तों, ये डीएनए के अंदर उपस्थित नहीं होता है।
इसको आज ही तैयार और क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों, एक बढ़िया शानदार एक फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। बने रहना हमारे प्यारे से छोटे से परिवार यानी कि आपके यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों। आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? दोस्तों आकाश के अंदर एक छोटी सी परिघटना होती है ना, एक घटना दुर्घटना घटित होती है जिसका नाम है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन बोले तो दोस्तों टिंडल इफेक्ट, डायरेक्ट कह दूं टिंडल इफेक्ट, है ना। प्रकीर्णन बोले तो टिंडल इफेक्ट दोस्तों। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जो प्रकाश होता है, लाइट की जो किरणें होती हैं दोस्तों, प्रकाश की किरणें होती हैं, है ना, ये छोटे छोटे कोलाइडी कणों से टकराकर फैलती हैं। क्या करती हैं दोस्तों? छोटे छोटे कोलाइडी कणों से टकराकर फैलती हैं। और दोस्तों आपको पता होगा जो आपकी सूर्य की जो किरणें होती हैं, आपका जो सनलाइट है दोस्तों, सर एक बार चेक करिएगा ये व्हाइट कलर सही आ रहा है क्या? सही आ रहा है, दिखाई दे रहा है दोस्तों? चलो मैं चेंज ही कर लेता हूँ, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। दोस्तों बात करें जो सनलाइट है, प्रकाश की जो किरणें हैं, इसको अपन श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? श्वेत प्रकाश कहते हैं, यानी कि सफेद, यानी कि व्हाइट लाइट। और दोस्तों जब इसको स्प्लिट किया जाता है, इसका विक्षेपण करवाया जाता है, तो यहां से 7 रंग निकलते हैं। कितने रंग निकलते हैं दोस्तों? 7 रंग निकलते हैं। VI BGYOR, विबग्योर दोस्तों। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो 3 कलर हैं दोस्तों, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इसको बोला जाता है ब्लू ग्रुप। क्या बोला जाता है दोस्तों? ब्लू ग्रुप। और जो लास्ट वाले 3 हैं दोस्तों, YOR, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको बोला जाता है रेड ग्रुप दोस्तों। और आपको बता दूं, जो आपके येलो, ऑरेंज, रेड रंग की जो लाइट होती है दोस्तों, और साथ ही मैं बात करूं आपका जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू है दोस्तों, इनका जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा होता है। आपसे पूछा जाए विबग्योर के अंदर जो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का होता है। मतलब नीले समूह की जो लाइटें हैं दोस्तों, प्रकाश हैं, इनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होने के कारण दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और वो कौन सा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ये ब्लू ग्रुप है। और ब्लू ग्रुप की जो इंटेंसिटी होती है दोस्तों, तीव्रता होती है, वो कम होती है ना, जो इनकी वेवलेंथ होती है वो कम होती है। और वेवलेंथ कम होने की वजह से इनका प्रकीर्णन ज्यादा हो पाता है। और प्रकीर्णन होने की वजह से दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल इफेक्ट, लाइट का टिंडल इफेक्ट दोस्तों। चलते हैं आगे। वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में किसके विरुद्ध कार्य करती है? मतलब दोस्तों किस टाइप की हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट करती है अपने को ओजोन लेयर दोस्तों? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विच काइंड ऑफ रेज? दोस्तों बात करें किस प्रकार की किरणों से बचाती है ओजोन परत? दोस्तों सीधा सीधा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भले ही अभी 55 के हो गए होंगे, लेकिन बचपन में मैडम ने पढ़ाया है, चांटा लगा लगा के मैडम ने पढ़ाया है ना, बहुत मजा आता था मैडम के पास चांटा खाने में दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना अल्ट्रा वोयलेट, यानी कि पराबैंगनी विकिरणें दोस्तों। आगे चलते हैं और बात करते हैं सर्किट के अंदर। सर्किट में लघु सर्किटिंग तब होता है जब, दोस्तों लघु सर्किटिंग कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा होगा, आप शॉर्ट सर्किट ले लो, है ना। शॉर्ट सर्किट है जब जंजाल सा फैल जाता है और आग लग जाती है, उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है शॉर्ट सर्किट कब होता है, जरा देखिएगा,
परिपथ में धारा का प्रवाह अचानक कम हो जाता है। दोस्तों, आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, करंट आ रहा है और पावर कम हो जाए, इलेक्ट्रिक पावर जो सप्लाई है वो कम हो जाए, तो क्या शॉर्ट सर्किट होता है क्या? आपका आंसर होगा नहीं सर, उसमें लाइट बल्ब जो होता है वो कम लाइटिंग करने लगता है, कम प्रकाश का उत्सर्जन करता है। साथ ही दोस्तों टीवी बंद हो जाता है क्योंकि स्टेबलाइजर उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पाता। दोस्तों नेक्स्ट है, कई उपकरण एक ही सॉकेट में जुड़े हों। दोस्तों अपने जो स्विच वगैरह आते हैं, स्विच बोर्ड आता है दोस्तों, जिसमें सॉकेट आते हैं दोस्तों, इनके अंदर एक से ज्यादा यदि अपन उपकरण लगा दें, मोबाइल का चार्जर भी लगा दिया, वाईफाई का चार्जर भी लगा दिया, टीवी का प्लग भी लगा दिया दोस्तों, फैन का प्लग भी लगा दिया, इन चीजों से शॉर्ट सर्किट नहीं होता है दोस्तों। दैट इज क्लियर और नो? शॉर्ट सर्किट होने के दो चांस हैं दोस्तों, या तो आपके जो प्लग हैं और जो इलेक्ट्रिक वायर हैं वो लूज हो, ढीले हो, तो ढीले होने से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि लूज है तो शॉर्ट सर्किट होगा। यदि ऐसा ऑप्शन होता तो फिर अपन उसको सिलेक्ट कर सकते थे। दोस्तों बात करें लाइव तार और न्यूट्रल तार एक दूसरे से सीधे संपर्क में आ जाएं। दोस्तों प्लस वाला और माइनस वाला जब टकराता है, प्लस वाला और माइनस वाला टकराता है तो चिंगारियां फूटती हैं। क्या फूटती हैं दोस्तों? चिंगारियां फूटती हैं। जिस तरीके से दोस्तों मेल बॉडी को फीमेल, फीमेल बॉडी को यदि अपन पॉजिटिव माने और मेल बॉडी को नेगेटिव माने, तो यदि दोनों पास पास आते हैं दोस्तों तो चिंगारियां किस तरीके से फूटती हैं, उसी तरीके से दोस्तों प्लस वायर और माइनस वायर को पास पास लाने से दोस्तों चिंगारियां फूटती हैं। दैट इज क्लियर और नो? तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, अपने को यहाँ पे आंसर मिल चुका है दोस्तों। दो रीजन है शॉर्ट सर्किट के, या तो दोस्तों वायर्स आपस में क्या हो, लूज हो, ढीले बंधे हुए हो, या दोस्तों प्लस वाला और माइनस वाला आपस में आमने सामने हो दोस्तों। तो प्यार होने की बजाय तकरारें बढ़ती हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला दोस्तों। और दो उपकरणों न्यूट्रल तार गलती से एक दूसरे से भिड़ जाएं दोस्तों, यहाँ पे प्लस प्लस टच होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मेल बॉडी पास पास बैठे हैं, कोई समस्या नहीं है ना? फीमेल बॉडी पास पास बैठे, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही बस के अंदर अपन घूम रहे हैं, मेल बॉडी फीमेल बॉडी के टच में आई, चिंगारियां निकलती हैं दोस्तों। तो ये बात समझ गए होंगे आप, ज्यादा समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों बात करते हैं रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है। रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है दोस्तों। सबसे पहले बात करें विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन दोस्तों वो कारक होते हैं, जैविक बायोलॉजिकल कारक होते हैं जो अपने को सूक्ष्म मात्रा में मिलते हैं और अपने को रोगों से बचाते हैं। मतलब उनकी सूक्ष्म मात्रा यदि बढ़ जाए या कम हो जाए तो अपने को रोगों से सामना करना पड़ता है दोस्तों। एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व है हमारे लिए। दोस्तों रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है। अब रक्ताल्पता बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन दोस्तों एनीमिया शब्द आपने सुना होगा। एनीमिया बोले तो खून की कमी दोस्तों, खून की कमी कह दूं, आरबीसी की कमी कह दूं, आयरन की कमी कह दूं, हीमोग्लोबिन की कमी कह दूं दोस्तों। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी एंड डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड दोस्तों, इन सभी को रक्ताल्पता अर्थात दोस्तों एनीमिया कहा जाता है। बात करें तो दोस्तों यहाँ अपन थायमिन और राइबोफ्लेविन नहीं होगा, राइबोफ्लेविन और नियोसिन नहीं होगा, फोलिक एसिड और विटामिन B12 दोस्तों, VTA12 दोस्तों, विटामिन B12 आप करेक्ट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन अपना। और विटामिन B12 का एक साइंटिफिक नेम भी होता है, रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। तो देख लीजिएगा, यदि आपके आता है तो आप कर दीजिएगा दोस्तों। और फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? कोलाइडी तंत्र दोस्तों देखिए, आपको ये छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए, कोलाइडी क्या होता है ना, कोलाइडल विलियन क्या होता है, कोलाइड सिस्टम क्या होता है, ये सस्पेंशन क्या होता है, मतलब निलंबन क्या होता है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको एक थ्योरेटिकल लेंथी वीडियोस के माध्यम से समझाई जाएंगी, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। अभी अपन केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फिर भी आपको यदि कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो, कोई पॉइंट रह गया हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको उसका आंसर हमारे जीसी सर
प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों बात करते हैं निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है। गोंद। दोस्तों रेजिन जो गोंद होते हैं वो कोलाइडी के अंदर आते हैं। दूध एक प्राकृतिक कोलाइड है, गोंद भी प्राकृतिक कोलाइड है, रक्त भी दोस्तों एक प्राकृतिक नेचुरल कोलाइड होता है। दोस्तों यूरिया का जल में घोल। दोस्तों यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। दोस्तों ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, इसको अपन पानी में घोलेंगे तो दोस्तों एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का प्रिपरेशन होगा, है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का प्रिपरेशन होगा और ये एक प्राकृतिक कोलाइड नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोलाइड नहीं होता है। दोस्तों निम्न में से प्राकृतिक कोलाइड नहीं है तो सी आंसर हो जाएगा, यूरिया का जलीय विलयन कोलाइड नहीं होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं क्लोरीन का विरंजन। क्लोरीन का विरंजन निम्नलिखित में से एक में होता है। क्लोरीन का जो विरंजन है दोस्तों, जो ब्लीचिंग कह सकता हूं मैं, ब्लीचिंग है दोस्तों, किसके प्रेजेंस में होता है दोस्तों? तो सूर्य का प्रकाश। दोस्तों सूर्य का प्रकाश, इसके अंदर दोस्तों क्लोरीन का विरंजन होता है। साथ ही आपको बता दूं कभी कभी कुछ पुस्तकों में दोस्तों वायु भी आ सकती है ना, वायु भी ले सकते हैं, लेकिन वायु को यहाँ पे अपन नेगलेक्ट करके, नजरअंदाज करके किसको कंसीडर करना है? अभी सूर्य के प्रकाश को कंसीडर करना है। दैट इज क्लियर। दोस्तों आगे चलते हैं और एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? दोस्तों सबसे पहले आपको फूड चेन समझनी होगी। फूड चेन क्या होती है? हिंदी में बोले तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला के अंदर दोस्तों कितने घटक होते हैं जरा देख लीजिएगा। एक पिरामिड की हेल्प से मैं बता रहा हूं, एक पिरामिड की हेल्प से मैं बता रहा हूं तो अच्छे समझिएगा मैं आखिर समझाना क्या चाहता हूं। दोस्तों पहले तो आता है उत्पादक। कौन आता है दोस्तों? उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर। कौन आता है दोस्तों? प्रोड्यूसर। यहाँ दोस्तों कैटरीना कैफ के प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रोड्यूसर की बात हो रही है उत्पादनकर्ता। मतलब दोस्तों सभी के सभी ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, जो अपने भी काम आता है ना, जानवरों के काम भी आता है दोस्तों। तो बात करें उत्पादक हो गया, फिर उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आता है दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आता है दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता। अब देखिए उत्पादक तो कौन है दोस्तों? पेड़ पौधे। कौन है दोस्तों? पेड़ पौधे। अब जंगल में आपको पता है, जंगल में तो मंगल ही होता है ना, जंगल में मंगल होता है, और जंगल में मंगल है तो फिर मंगल की पत्नी भी होगी दोस्तों। मंगल डाकू का आपने नाम सुना होगा, दोनों में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। दोस्तों बात कर रहे हैं उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि पेड़, जंगल में तो पेड़ पौधे होते हैं। अब उत्पादकों को यहाँ पे अपन कंसीडर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों उत्पादकों की संख्या वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पे इसको कंसीडर ना करके देखो किसको करना है दोस्तों। पेड़ पौधों को कौन खाएगा? हिरण। डियर खाएगा, हिरण खा गया इसको। अब हिरण को कौन खाएगा दोस्तों? कोई भी जो जंगली कुत्ते होते हैं, जंगली सुअर होते हैं, ये इसको कौन खाएगा? जंगली कुत्ते आ गए दोस्तों जैसे। अब जंगली कुत्तों ने हिरण को खा लिया, ठीक है। अब जंगली कुत्ते को कौन खा गया? बब्बर शेर, जंगल का बाप, जंगल का बाप, दादा नहीं बाप दोस्तों बात कर रहे हैं, इसने इसको खाया। अब ये बता दो मेरे को, तृतीयक उपभोक्ता में शेर आ रहा है, तो शेरों की संख्या सबसे ज्यादा है या हिरणों की संख्या सबसे ज्यादा है? आपका आंसर होगा सर हिरणों की संख्या। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कुत्तों की संख्या ज्यादा है या हिरण की? फिर आप कहेंगे सर हिरण की संख्या ज्यादा है। मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जीवों की संख्या, नेक्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है, अब ट्रॉपिक लेवल का हिंदी मीनिंग मेरे को नहीं पता, लेकिन जो ट्रॉपिक पोषी स्तर, हाँ ट्रॉपिक लेवल को बोलते हैं दोस्तों पोषी स्तर। पोषी स्तर, नेक्स्ट अगले पोषी स्तर में जाने पर जीवों की संख्या कम हो रही है, जीवों की संख्या कम हो रही है दोस्तों। यदि ये क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो सर्वाधिक संख्या दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उत्पादकों की होगी। किसकी होगी दोस्तों? प्रोड्यूसर्स की होगी, उत्पादकों की होगी। यदि इस क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, इस ऑप्शन को, तो फिर आपका जो आंसर आएगा दोस्तों
प्राथमिक उपभोक्ता। यदि उपभोक्ता के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता आएगा सबसे ज्यादा संख्या में, फिर द्वितीयक कम होता जाएगा, फिर तृतीयक उपभोक्ता सबसे कम पाया जाएगा दोस्तों। यदि आप पूरे के पूरे पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों उत्पादकों की संख्या होगी। दोस्तों बात करते हैं निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है। शायद सर ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोबारा से। चलो ये तो हो गया था, यूरिया का जल कोलाइडी नहीं है, कोई बात नहीं, चलते हैं दोस्तों आगे। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। दोस्तों फिर आपको बचपन में मैडम की याद आ रही होगी, फिजिक्स वाले मैडम की, जिसने आपको प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ाया होगा, लाइट वाला। और जैसे ही दोस्तों आपको नींद की झपकियां आ रही होंगी, मैडम ने चाटा मारा होगा प्यार से और आपको दिन में तारे दिखे होंगे, है ना। दोस्तों तारों की बात नहीं कर रहे, लेंस की बात कर रहे हैं। अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस कौन सा होता है दोस्तों? कॉनकेव। कैसा होता है? कॉनकेव इंग्लिश में बोले तो। और इसकी आवर्धन क्षमता सदैव 1 से कम होती है, याद रखिएगा, लेस देन 1। क्लियर और नो? दोस्तों आगे चलते हैं। अल्कोहल जल के मिश्रण को, है ना दोस्तों, क्वार्टर प्लस वाटर, क्वार्टर प्लस वाटर, अरे क्वार्टर प्लस वाटर। दोस्तों क्वार्टर बोले तो C2H5OH, अल्कोहल, एथेनॉल। दोस्तों क्वार्टर प्लस वाटर, क्वार्टर प्लस वाटर, दोनों को मिक्स कर दिया, है ना, क्वार्टर प्लस वाटर को दोनों को मिक्स कर दिया। और दोस्तों अब बोल रहा है कि अलग अलग कर दो। अरे बावले आदमी, गधे आदमी, पहले तो तूने एक क्यों किया, अब तू बोल रहा है दोनों को अलग कर दो। अब दोस्तों करना क्या है, जो बच्चे 9th 11th में पढ़ रहे हैं उनको पता है, उनके सेपरेशन टेक्निक्स आती हैं, है ना, पृथक्करण की विधियां आती हैं दोस्तों, वो आसानी से प्रभाजी आसवन द्वारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू दोस्तों इनको सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर और नो? हाँ, वाष्पीकरण से भी कर सकते हैं, लेकिन वाष्पीकरण से एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, है ना, वाष्पीकरण से एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। या तो प्रभाजी आसवन से करेंगे या केवल आसवन से करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं। आरएच कारक एक प्रतिजन है। आरएच कारक, अब सर प्रतिजन नाम नहीं सुना दोस्तों, प्रतिजन को बोलते हैं एंटीजन। क्या बोला जाता है दोस्तों? एंटीजन बोला जाता है। और आपको यदि मैडम ने बायोलॉजी में पढ़ाया होगा, है ना, तुम लोग नालायक हो, तुम लोग रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर ही पढ़ते हो केवल बायोलॉजी में। अरे और भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं भाई बायोलॉजी में पढ़ने वाले, है ना, उनको भी पढ़ा करो। दोस्तों एंटीजन ए और बी प्रकार का एंटीजन होता है, ए और बी प्रकार का एंटीजन होता है। ये आरबीसी की सरफेस पे होते हैं। कहां होते हैं भी? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, जो कि रक्त समूह का निर्धारण करते हैं, रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उस एंटीजन की बात हो रही है जो बंदरों में पाया जाता है, अर्थात दोस्तों बंदर हमारे क्या हैं? पूर्वज हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं बंदरों के अंदर एक एक्स्ट्रा एंटीजन होता है आरबीसी सरफेस पे, आरएच एंटीजन, और अपने अंदर भी एक आरएच एंटीजन होता है, दोनों सेम होता है दोस्तों। मतलब ये एक एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है दोस्तों, ये उद्विकास का एक प्रमाण है कि बंदर और हमारे अंदर कोई ना कोई पूर्वजों वाला रिश्ता है दोस्तों, वो हमारे रिश्तेदार हैं। दोस्तों बात करते हैं आरएच जो एंटीजन है, ये भी आरबीसी की स्पष्ट सतह पे, आरबीसी की सतह पे पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड कार्पेसेल्स और एरिथ्रोसाइट दोस्तों, वहां पे ये फाउंड होती हैं। अब दोस्तों एक वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 426 रुपए में बेचने पर हुई हानि के समान है, तो क्रय मूल्य का आधा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये मैं क्षमा चाहूंगा कि ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि एक्चुअल में थोड़े समय की कमी है, और इसके लिए हम आपके सामने बुला रहे हैं जीसी सर, मास्टरमाइंड ऑफ मैथमेटिक्स और विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स,
के महान से महान जादूगर, जैसे शिव कुमार जादूगर का नाम सुना है उसे, वैसे ही मैथमेटिक्स के महान जादूगर हैं हमारे जीसी सर। दोस्तों मिलवाते हैं आपसे जीसी सर से। अब आप पढ़िए जीसी सर के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपका प्यार यूं ही बना रहे। थैंक यू सर। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है विजार्ड की, लेकिन अभी आप पढ़ रहे थे सर से, और क्या साइंस पढ़ाई आज। और बिल्कुल मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि जिस प्रकार की फैकल्टी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, दोस्तों मैं पक्की बात कहता हूं कि राजस्थान में कहीं भी कमतर नहीं आकी जा सकती। जो जीके के हमारे जो सर हैं तुलसी सर, और जो साइंस की फैकल्टी है सिद्धार्थ सर, वाकई बहुत लाजवाब फैकल्टी हैं दोनों ही। दोस्तों अब बात करते हैं जो मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं और आपके रीजनिंग की जो प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। मैं एक बार इस माइक को सही तरीके से लगा लेता हूँ, हालांकि आपको समय अधिक हो गया है, बिल्कुल थोड़ा लंबा ये सेशन हो जाएगा। कोशिश करेंगे आगे से कि इस सेशन को थोड़ा सा घटाया जाए, लेकिन क्या करें, एग्जाम नियर है। और ये टेस्ट पेपर आपका हुआ था, लगभग हमारे यहाँ 300 बच्चों ने ये टेस्ट पेपर दिया था, जो ऑफलाइन में आपको बता दूं। और उसकी रैंक भी आपको जल्दी ही बता दी जाएगी किसकी क्या रैंक है, क्योंकि ये आज टेस्ट लेते ही आपको इसका सॉल्यूशन हम आपके सामने लेके आए हैं। दोस्तों चलते हैं। एक वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 426 रुपए में बेचने पर हुई हानि के समान है। क्रय मूल्य का आधा ज्ञात कीजिए। हालांकि पहले मैं आपको क्षमा चाहूंगा कि ये ऑप्शंस को हटा दीजिए, ठीक है। ऑप्शंस को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। दोस्तों ये क्या कहता है कि लाभ और हानि क्या है, बराबर है। एक ये मेरे पास में लाइन है, ठीक है, ये क्रय मूल्य है। जब ये कहता है कि इस लाइन से आगे जाता है तो ये 680 रुपए प्राप्त करता है और उसे लाभ होता है। उसी वस्तु को 426 रुपए में, अर्थात जब इसे लाइन से आता है तो हानि होती है। ये 400 कितने में, 26 में किसका बेच दिया। दोस्तों जितने की हानि हो रही है उतने का क्या हो रहा है, लाभ। ये लाभ हो रहा है x का, तो x की क्या होगी, हानि। जब दोस्तों इस 2x का मान ज्ञात करता हूं तो इन दोनों का अंतर यदि मैं ले लूं तो इस 2x का मान मेरे को ज्ञात हो ही जाएगा। देखते हैं, दोनों का ज्ञात करते हैं। 680 में से क्या निकालते हैं, 400 जब 26 निकालता हूं तो दोस्तों मेरे पास में 4 तो यहां बच गए। दोस्तों यहां मेरे पास में कितने बचे, 7 में से 2 निकाल दे, मेरे पास में कितने बच गए, 5। और यहाँ कितने, 254। 254 2x का मान है। x का यदि दोस्तों मैं मान ज्ञात करूंगा तो इसमें किसका भाग दे दूंगा, 2 का। जैसे ही मैंने इसमें 2 का भाग दिया, हालांकि सर ने रेड पेन भी कर रखा है यहाँ, हालांकि मुझे लाल बहुत कम पसंद है, कभी से ही, बचपन से ही दिया। जब इसको 2 से भाग देते तो मेरे पास में कितना आ गया, 127 आना चाहिए कि नहीं है। यहाँ से एक बार गया, फिर कितनी बार गया सर, 2 बार गया, 14 में कितना, 27। सब इसका क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए 426। कितना, 426 में क्या जोड़ दूं सर, मैं 127 जोड़ दूं, या फिर मैं क्या करूं, 680 में से 127 घटा दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 6 और 7 कितने हो गए मेरे पास में, 12 और 1 कितने हो गए, 13। ये कितने हो गए, 5। अरे यहाँ से हासिल 1 लेके आ गया, और ये कितने हो गए, 5। 553 में दोस्तों जब मैं 2 का भाग देता हूं तो मेरे पास में कितने आ जाते हैं, 2। दोस्तों यहाँ से 15 में भाग दूंगा, कितने आ गए, 7। और जब दोस्तों फिर 13 में भाग दूंगा तो मेरे पास में कितने आ गए, 6। और जब दोस्तों मेरे पास में आगे कितना आ जाएगा, 0.5। 276.5 यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपको कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। नए मैं आपको बिल्कुल कहीं बीच बीच में फिर से आपको टाइपिंग मिस्टेक मिली है, तो हमारी जो पूरी टीम, एक नई टीम हमने गठित की है दोस्तों, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पहला जो ऑप्शन है आपका 61वां, आते ही भूनी तो बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, लेकिन हम गणित वाले हैं, इतना भूनी में विश्वास करते भी नहीं है भाई साहब, तो इस चीज को तुम याद रखो। हालांकि आज मजा आ गया पहले सेशन में। दोस्तों आगे चलते हैं। शिवानी की बहन ऋतु की माँ कविता है, कविता की बहन नेहा की माँ है, तो नेहा का ऋतु से क्या संबंध है। बिल्कुल रक्त संबंध है। और आपको पता है जोड़े संबंध कौन बनाता है, परमात्मा बनाता है। नहीं नहीं, कई बार बिचौला भी बना देता है, याद रखना, ठीक है। बिचौला बना देता है ना, तो ये बिचौला देखो कौन होता है, ये आप जैसे लोग ही होते हैं। शिवानी की बहन ऋतु की माँ कविता है। शिवानी की जो बहन है कौन है, कविता। और ये किसकी क्या माँ है, ऋतु की माँ। ये दोस्तों मेरे पास में शिवानी आ गई। आपको चार्ट बनाना आना चाहिए। शिवानी की जो बहन कौन है, ऋतु की माँ क्या है, कविता। शिवानी की बहन ऋतु की माँ कविता है। शिवानी की बहन हो गई कौन, कविता, अर्थात आपस में दोनों क्या है, बहन है। ऋतु की क्या है, ये माँ है। कविता कौन है, माँ है। किसकी माँ है, ये ऋतु की। चलो यहां तक बना लिया, ये माँ है तो ये क्या होगी, इसकी बेटी हो गई। हालांकि फिर से मैं कलर चेंज करना ही पड़ेगा भाई मेरे को भी दादा, ठीक है। ये दिख भी रहा है, नहीं दिखेगा ये तो,
कई बार कलर की समस्या आई जाती है। चलो ये ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, बेटी हो गई। थोड़ा सा छोटा लिख दिया मैंने। कविता की बहन, जो कविता की क्या है, बहन। नेहा की क्या है, माँ है। जो ये देखो, ये कविता दोनों आपस में बहन है, तो ये बहन इसकी क्या हो गई, शिवानी। अरे ये आपस में बहन थी कि नहीं थी, ये दोनों बहन है। अरे सर दोनों कलर एक ही हो गई क्या फिर, ये आपस में बहन है, तो कविता की बहन है जो है, नेहा की क्या है, माँ है। ये लो जी, नेहा हो गई। तो नेहा का ऋतु, नेहा और दोनों आपस में क्या हो गई भाई, मौसी की बेटी हो गई कि नहीं। मौसी की, भाई दो बहनों की बेटी आपस में क्या होंगी, मौसी की बेटी। तो ये कहता है नेहा का ऋतु से क्या संबंध है, मौसी नहीं होगा, बुआ होगा नहीं, माँ नहीं होगा, तो मौसी की क्या हो जाएगी, बेटी। ठीक है, कजिन सिस्टर हो गई। चलो आगे चलते हैं। 2401 का वर्गमूल। दोस्तों मैं थोड़ी सी मेरी स्पीड जरूर बढ़ा देता हूं ताकि आपको आंसर जल्दी जल्दी मिल सके। ये क्या कर प्रश्न कह रहा है, पीछे जाने में मेरे को थोड़ी सी समस्या होगी, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत। 2401 का वर्गमूल। दोस्तों देखो, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक अंक, एक या तो एक के आता है या 9 के अंत में आता है। एक अंक दिया, छोड़ 24 से जस्ट छोड़ने वाली क्या देखेंगे दोस्तों, वर्ग संख्या देखेंगे। 24 से वर्ग संख्या कौन सी आ गई, 16। 16 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 4 का, या तो 41 का होगा, या अब देखो ये 25 और ये कितना 16, निकटतम 24 किसके 25 में, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा दोस्तों 49। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, मैं हमेशा क्या है, मैं थोड़ा पीछे होके पढ़ाता हूँ, मेरी आदत एक बेकार है। तो ये थोड़ी सी लाइटिंग की समस्याओं को तब्दीली की जा रही है, आप घबराना मत, क्या हो रहा है जिंदगी में, टेंशन मत आना, ठीक है। क्योंकि चिंता तो किसका है, कारक है, चिता का कारक। चलो जी आगे चलते हैं। 2 सेमी की भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घन की लंबाई क्या है, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल बराबर रहेगी। दोस्तों यदि 8 घनों को जोड़ के बना रहा है, तो आप बोलो सर 8 सेमी आ जाएगा कितना, ठीक है 8 सेमी या कितना 16 सेमी, अरे नहीं होगा दोस्तों। घन किस प्रकार से बनते हैं, देखो ये एक था, इसमें से कितने बना दिए आपने, 2 बना दिए। किस प्रकार से बनाए सर, ये सबको जोड़ के 2 दोगे, ये पूरे कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए। 8 घनों को, तो ये इसका 2 सेमी था, इसकी 2 सेमी, तो कितनी हो गई 4 सेमी। ठीक है, कितनी हो गई 4 सेमी। बिल्कुल सीधा, कोई फॉर्मूला नहीं है, जहां फॉर्मूला की आवश्यकता होगी वहीं लगाएंगे, जहां आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आ सकते हैं वो बिल्कुल समझिए। 2 घन थे, आपस में जोड़ दे और 8 घन हो गए, 8 घनों में हो गया अपना काम। अपने को क्या है, अपना उत्तर सही होना चाहिए। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी हो तो इसका परिमाप क्या होगा, दोस्तों परिमाप क्या होता है, वर्ग हो गया मेरे पास में, देखो ये वर्ग दे दिया है, हालांकि वर्ग ऐसा नहीं होता है। वर्ग की चारों भुजाएं किससे कितनी होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं। ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है। ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी सारी एक्स, इसका मान कितना हो गया, इसका मान 20 है। दोस्तों जिंदगी में याद रखना, ये पाइथागोरस प्रमेय आपके पास में यहाँ लग रही है, एक कोण 90 डिग्री का, तो सबसे बड़ी भुजा विकिर्ण। यदि आपके पास में ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये भी एक है ये एक है, तो इसका मान अंडर रूट कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। क्योंकि क्या होता है, आपने यदि देखा होगा, जो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, जब कर्ण का स्क्वायर उठाएंगे तो दोनों के अंडर रूट लग जाएगा। आधार और लंब का मान 1 होता है, इसका 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना 2 का स्क्वायर, तो इसका मान अंडर रूट 2 दोस्तों। अर्थात आपको अंडर रूट 2 का मान कितना दे रखा है 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20 रूट 2 हो गया। अब यहाँ क्या निकालना है, परिमाप, अर्थात चारों भुजाएं, क्या 4 गुणा भुजा परिमाप होता है, बिल्कुल किसका, वर्ग का। तो दोस्तों यहाँ किसको गुणा कर दूंगा मैं, एक भुजा का मान कितना, तो 4, ठीक है। इसको दोस्तों मैं अंडर रूट को, यहाँ नीचे नहीं है तो ऊपर आ रहा है, तो देखो इसको ऊपर ले लो गरीब को, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे सोल्व करता हूं मैं, आगे सोल्व यदि मैं इसको करता हूं तो ये कहता है कि इसका मान तो कितना हो गया 20, इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, आपके पास में कितना आ गया 40 रूट 2। कौन सा ऑप्शन नंबर आपके पास में सी हो, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4800 रुपए की राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए या 2 सही 1/2 वर्षों में ब्याज की राशि ज्ञात होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्याज की राशि आपको ज्ञात करनी है तो कर लीजिए। ब्याज की राशि, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, भाई यही तो होता है ना। समय आपके पास में मूलधन कितना हो गया 4800 रुपए, दर कितना 5%, समय 2 सही 1/2 को दोस्तों मैं 2 दूनी 4 और 5 बटा कितना लिख सकता हूँ 2, 5 बटे कितना लिख सकता हूँ 5 बटे मेरे पास में कितना आ गया 2, और गुणा कितना आ गया मेरे पास में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है।
आपके पास में कितना, 2 से कितना कट गया बोलो भाई, ये 2 बार, और ये कितना बार, 4। ठीक है, अब आपके पास में आ गया कितना, इसका मान कितना आ गया दोस्तों 120, और 120 को जब मैं 5 से गुणा करूं, भाई 5 को सीधा गुणा कर दिया किससे, 24 से, 120 आ गया। और जब 120 को 5 से तो 12 पंजू कितना आ गया, 60, अर्थात मेरे पास में 600 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहना चाहिए था, सही। ये दोस्तों आपका एक प्रश्न है 67वां, और 67वां प्रश्न कहता है कि साइन ए कोस ए का मान m है। साइन ए और क्या कहता है, कोस साइन ए की पावर 3 कोस ए की पावर 3 का मान क्या है, n है। ठीक है, इसका मान आपको पूछा, हो सकता है आपको ये हल्की सी इसमें समस्या आ रही हो पढ़ने के लिए, तो मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आकार। ये लो, आकार बढ़ गया, आकार बढ़ने से इसका प्रकार नहीं घटेगा, लेकिन याद रखना। ठीक है दोस्तों, एक सूत्र आता है दोस्तों, आपको सूत्र क्या याद होना चाहिए, साइन ए की ए प्लस में कोस ए की पावर 3, क्या लिख सकते हो, साइन ए स्क्वायर, साइन ए की पावर 3 और कोस ए की पावर कितनी हो जाएगी, 3, प्लस में 3 साइन ए कोस ए। ठीक है, और आगे क्या लिखोगे आप, साइन ए प्लस में कोस ए। यहां से 3 साइन ए साइन कोस ए का मान आपको ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं इसे तो मेरे पास में ज्ञात है, ये तो ज्ञात है ना दोस्तों, तो मैं इसको साइन ए प्लस में कोस ए का यदि होल स्क्वायर कर देता हूं दोस्तों, तो मेरे पास में क्या मान आता है, देखो साइन ए का स्क्वायर प्लस में कोस ए का स्क्वायर प्लस में 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास में, इसका मान 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, जब दोस्तों मैं ये करता हूं, साइन ए कोस ए का मान मेरे को ऑलरेडी दे रखा है m, तो इसका कितना हो गया, m का स्क्वायर। केवल और केवल मेरे को किसका मान चाहिए, केवल और केवल किसका मान चाहिए, सर बोल दो, अभी क्लास ले रहे हैं, बोल दो मैडम कहेगा, ठीक है, m स्क्वायर माइनस का 1/2 किसका मान हो गया, साइन ए और इसका कोस ए। ठीक है, साइन ए कोस ए का मान हो गया दोस्तों। वहां से यदि मैं मान रखता हूं, देखो इसका मान रखूंगा एक बार, तो दोस्तों इसका मान तो क्या आ गया मेरे पास में, देखो भाई इसका मान कितना आ गया, m की पावर 3। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट देंगे आपको, m की पावर 3, इसका मान जब आप देखते हो, इसका मान ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे कितना n दे रखा है, रख दिया सर, जिसका मान जो दे रखा है मैंने वही रखा है। मेरी मर्जी से मैं कोई काम नहीं करता जिंदगी में, पहले बता रहा हूँ, गणित में अपनी मर्जी से काम किए ही नहीं जाते। गणित में किसकी, अब तुम लोग ये भी सोच रहे हो मास्टर मार्कन तो देख रहे हो, उनके लड़ी अड़ी देकर पढ़ा रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में, लेकिन भाई सब क्वेश्चन कुछ ऐसे चालू, बड़ा क्वेश्चन है, लंबा ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, किसमें, आपके सीटी एग्जाम जो लगा था उसमें, इसीलिए मैंने आपको यहाँ से लेके आया हूँ। और जो आए हुए क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा बिना आए हुए क्वेश्चनों का होगा, हमारे द्वारा बनाए हुए, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इसका मान आपको n दे दिया 3 साइन ए, और क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ 3, इसका मान मैंने पहले ऑलरेडी ज्ञात कर रखा है, क्या ज्ञात कर रखा है दोस्तों, m का स्क्वायर माइनस 1/2, और आगे किसका गुणज है, ये m का। ठीक है, ये दोस्तों मेरे पास में, मैं सीधा डायरेक्ट काम करता हूं कभी कभी, ये मेरी बुरी आदत है, इस डायरेक्ट में पक्षांतरण कर दिया इसका, क्योंकि मेरे पास में टाइम समय है नहीं, m की पावर 3। ठीक है, 2m की पावर 3, यहाँ 2n हो गया, किसका हो गया दोस्तों, 2n हो गया, ये मेरे पास में गुणा हो गया 3m की पावर 3, क्योंकि ये m भी गुणा हो रहा है, -3 कौन सा हो गया, m। दोस्तों इस 2 को लेके जाओगे उधर तो ये घट जाएगा, अर्थात इसका मान मेरे पास में क्या आ जाएगा, m की पावर कितनी, 3। ठीक है, क्योंकि ये घट गया, नहीं कि कट गया, घट गया, प्लस में कितना 2n माइनस का 3m। ऑप्शन नंबर आपके पास में देख लो, ऐसा गरीब कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर D4। ठीक है, हो गया काम, बोलो समझ लो, ये समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं मैंने मान रखे हैं, एक सूत्र याद रखना था, और इसके अलावा बोलो कुछ नहीं था। गणित में होता ही क्या, कुछ चीजें होती नहीं है गणित में, तो दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट होता गणित है। ठीक है, चलो चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। यदि डेटा k 2k प्लस में 1, इसका क्या पूछ रहा है आपको, 3k प्लस 2 5 8 10 का माध्य क्या है, 9, तो इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यदि k का मान ज्ञात हो जाए तो मैं माध्यिका ज्ञात कर लूँ दोस्तों, फिर से मैं करता हूँ, k प्लस में 2k माइनस 1 प्लस में 3k प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 8 और प्लस का कितना हो गया 10, और इसमें कितना दोस्तों मैं किसका भाग दे दूं, किसका भाग दे रहा है, कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, और इसका मान आपको कितना दे दिया, 9 के बराबर, 9 6 के 54 हो जाएंगे, 1 और 2 के कितना 3 और 3 6 के
ये -1 यहाँ से घट गया तो यहाँ कितना बचा, 18 और 5 23 और 2 25, 25 में एक तो 24 बच गए और आपके पास में 9 छिक्के कितना आ गया 54। जब दोस्तों 6 के बराबर कितना 30, क्योंकि 54 में से 24 डायरेक्ट घटा दिए, के का मान 30 बटा कितना 6, तो के का मान कितना आ गया 5। अर्थात जो मेरी ये यहाँ से सीरीज बनती माध्यिका के लिए 5, 5 दूनी 10 और एक कितना हो गया 9, 3 पंजे 15 प्लस में 2 कितना हो गया 17, फिर 5, फिर 8 और कितना 10। दोस्तों इसे 5 5 8 10 सॉरी 8 9 10 और कितना हो गया 17। दो इससे छोड़े दो इधर, क्यों माध्यिका बीच की निकाली जाती है ना भाई, मैंने माध्य और माध्यिका आपको पढ़ा है ऐसे जो पिछला चैप्टर है। 8 और 9 का यदि योग कर दो 17 बटा 2 बराबर 8 पॉइंट कितना आ गया 5। यदि माध्य और माध्यिका आपको बिल्कुल तरीके से पढ़नी है तो इससे जस्ट पिछले वाला चैप्टर मैंने आपको बताया। चलो और चलते हैं, देखिए उस समय का 2 3 और 5। दोस्तों अंतर कितने का 1 का, अंतर कितने का 2 का, अर्थात जो पहला अंतर है दूसरा अंतर उससे क्या है दुगुना। तो ये दोस्तों अंतर कितने का है 2 का और 15, ये कितना 2 का और फिर किसका है 2 का, ये भी नहीं, ये 2 का और फिर 4 का। ऑप्शन नंबर सी, पहले अंतर 2 का और फिर किसका 4 का, अर्थात पहले इसका जो अंतर है उसके बीच का अंतर लगा के मतलब दुगुना अंतर अगले। 23 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, दोस्तों आप हमेशा याद रखोगे औसत में जो आपके पास में संख्या में प्रत्येक संख्या में से घटाता है, जोड़ता, गुणा करता, भाग देता है, वही पूरे औसत के साथ हो जाता है। तो यहाँ औसत पहले 21 था, अब गुणा किससे कर दिया 2, 21 दूनी कितने हो गए आपके पास में 42। ऑप्शन नंबर डी। चलो जी आगे चलते हैं। वाई अक्ष पर कौन सा बिंदु 7 6 और -4 3 से समदूरस्थ है। दोस्तों वैसे मैं ये टॉपिक आपके लिए मैराथन में लेके आऊंगा, लेकिन अभी इसको समझो। देखो ये वाई अक्ष पे कोई भी जो बिंदु होगा, मान लो 0 और क्या होगा ए, माना है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, हालांकि मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। अभी से यहाँ करना क्या था, वाई और ए माना था। अब दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है उसे आप x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर कह सकते हो, और ये भी किसके बराबर हो जाएगी x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 - y1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। दोस्तों ये दोनों अंडर रूट में है तो अंडर रूट से कट जाएगा। आप देखो यहाँ मान रख सकते हो, ये क्या है x1 और ये क्या है आपके पास में x y1, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 और ये क्या हो जाएगा y2। जब आप यहाँ मान रखोगे तो आपके पास में दोस्तों ये आएगा 0 और कितना 15, ठीक है, 0 कितना आएगा 15। ये दोस्तों ये भी क्या है क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रोग्राम यही करना आपको, बिल्कुल यहाँ अब के इसका करना है और क्या करना आपको, गुणा जोड़ बाकी मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। बाकी उत्तर क्या रहेगा डी, क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया, गुरुजी ने खींच के समय लिया है भाई, ठीक है दोस्तों। नहीं अभी करवा देते ना, बस 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में करवा देंगे, चलिए। ओहो नहीं नहीं नहीं, समय 10 मिनट में बस फिनिश है आज का। द्विघात समीकरण दे रखा है जिसके एक मूल दे रखा है। दोस्तों जब एक मूल दे दिया हो तो उस द्विघात समीकरण को क्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। x का मान दे दिया मेरे को, किसका दे दिया x का मान कितना दे दिया √5 माइनस का 2। दोस्तों मैं 2 को इधर लग जाऊं तो s प्लस का 2 बन जाएगा और अंडर रूट कितना बच जाएगा 5, इन दोनों का कर दिया वर्ग। ये x² प्लस में कितना 4x प्लस में मेरे पास में कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 5। इसको इधर लाए तो x² प्लस का 4x और माइनस का 1। ऑप्शन नंबर आपके पास में डी क्या होगा सही होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो दोस्तों log की जो प्रॉपर्टी है, ये log की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, और log यदि इस प्रकार से आ जाए, यदि किसी की पावर ये दे रखी है तो ये x का जो मान होगा ना x बराबर, दोस्तों ये जो x दिया, इस x का मान हमेशा क्या होता है, इस जो आधार में होता है ना उसकी जो सामने इसका मान बराबर जो दिया होता है उसकी पावर में होता है ये। तो यहाँ जो 27 की पावर 1/6 है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए मैं 27 को दोस्तों ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि दोस्तों 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितना होता है 27, ठीक है। 3 गुणा 3 गुणा कितना होता है 27, और 27 में दोस्तों जब इसका मैं मान ज्ञात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3। मैंने इसको यही ऐसा ही लिखा है, 3 की पावर 3 लिखा है दोस्तों। ये गरीब इससे कट गया, इसका मान कितना बच गया 3 की पावर 1/2 अर्थात अंडर रूट कितना 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही रहेगा अंडर रूट 3। चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसका जब आप मान देखते हो 74 में tan 30 का मान आपके पास में 1/√3 होता है,
tan 30 का मान आपका √3 होता है। ठीक है, आगे क्या है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, और इसका मान कितना होता है 1। तो मैं एक बार मान लिख लेता हूं आपके सामने, इसका मान 1/√3 गुणा 1/√2 गुणा √3/2 गुणा 1। √3 से √3 कट गया, ना कि घट गया, √2 की पावर √2। इस ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सा है, सी। ज्यादा नहीं दोस्तों, मात्र 10 मिनट और लूंगा आपसे। ठीक है, ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनके ठीक पहले हैज तथा ठीक बाद में क्या है, प्लस। ठीक पहले क्या है, हैज है, ये सॉरी है एट द रेट चिन्ह, ठीक एट द रेट ये रहा, लेकिन ठीक पहले हैज नहीं, ये एट द रेट ये रहा। एट द रेट पे फोकस करो, एक हो गया, एट द रेट पे फोकस करो, दूसरा हो गया, एट द रेट फोकस करो, 3 हो गया। बाद में प्लस है सर, बाद में प्लस है सर, बाद में प्लस है, अर्थात कितने हो गए, 75वें में ए 3 हो गए, 1 2 और 3। चलो जी दोस्तों, ये आपके पास में यहाँ फिर से एक प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी हमारे गरीब ने। ठीक है, 91 30 99 प्लस में 700569। दोस्तों जब आप इसका क्या निकालते हो, हमेशा अंडर रूट निकालते हो दोस्तों। तो अंडर रूट निकालने की क्या है ट्रिक, वही है, अंतिम अंक किस किस के आता है, या तो 9 किस किस के बीच आएगा, 3 के, या फिर दोस्तों किस में आएगा, या तो 3 के आएगा, या दोस्तों फिर किस में आएगा, 7 के। तो ये जो है दोस्तों, जो आपके पास में अंडर रूट है जी, वो कितना है 800, और किस किस का हो जाएगा 837 का। ठीक है, ये जो आपके पास में अंडर रूट है, ये किसका हो जाएगा 837 का। और इसमें क्या प्लस हो रहा है दोस्तों, गुणा नहीं हो रहा है। जिसने हालांकि टेस्ट दिया है वो थोड़े से मायूस होंगे, क्योंकि गणित में शायद 2 क्वेश्चन आपके 2 या 3 क्वेश्चन क्या है बिल्कुल गलत, थोड़े से हल्के टाइप मिस्टेक हो गए थे दोस्तों। जब इसको जोड़ता हूं तो 91 मेरे पास में कितना हो गया दोस्तों, ये 91 30। तो यहाँ से आप क्या जोड़ोगे, एक बार जोड़ लो इनको, 30 99 और 800 कितना 37। ठीक है, इसका मान 6 आ गया। ठीक है, इसका मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। इसका मान दोस्तों आपके पास में कितना आ गया, 9 आ गया। फिर इसका मान कितना आ गया 3, और 91 3936, एक अंक दिया 6 या तो 4 के अंत में आता है दोस्तों, या फिर किसमें 6। तो यहाँ 4 तो है नहीं, अर्थात कौन सा 6 वाला ऑप्शन रहेगा, एक अंक दिया छोड़, 91 39 जो आता है दोस्तों आपके पास में, 91 39 आपके पास में आएगा, 91 39 जो किसके आसपास आता है 956। ठीक है, ये रहा, ये 956 के 94 के इससे डाउन आता है, तो इससे जो या तो जस्ट छोटे वाली वर्ग संख्या देखनी है तो क्या हो जाएगी 95। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है। ठीक है, 23 क्या है 2 है। प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसकी आप बात करते हो। ठीक है, यदि दोस्तों मैं इनका पूर्णांक निकालूंगा, पहले तो क्या x, फिर क्या हो x प्लस का 1, x प्लस का 2, x प्लस का 3, x प्लस का 4, x प्लस का 5, x प्लस का 6 और x प्लस का 7। इसका क्या दे रखा है 23/2, और गुणा किससे कर दूंगा 8 से, क्योंकि दोस्तों जो औसत होता है ये क्या होता है, इसमें भाग देते हैं तभी तो औसत प्राप्त होता है ना। ठीक है दोस्तों, जब इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितने x आ गए, एक तो 8 तो क्या आ गए x आ गए, 8 तो क्या आ गए x, 8 तो हो गए x, प्लस में दोस्तों 3 और 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21, और ये कितना आ गया 28, ये आ गया दोस्तों। जब इसको मैं काट देता हूं तो ये 4 आ गया, इसका मान कितना आ गया 92। 8x में से 92 में से दोस्तों 28 घटाता हूं तो मेरे पास में कितने बच गए 64 बच गए। x का मान कितना आ गया दोस्तों 8 हुआ 8 64, अर्थात कितना आ गया 8। ठीक है, कैसे किया, इसमें 8 का भाग दे दिया, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। पहले 3 8 9 और कौन सा हो गया 10। ठीक है, 19 और 8 मेरे पास में कितने हो जाएंगे 27 में मैं 3 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास में ऑप्शन नंबर सी फॉर चामुंडा। नवरात्रा चल रहे हैं, चामुंडा को याद करो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बहुत शानदार, अच्छे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल क्वेश्चन सारे शानदार जोड़े हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा आज क्या था दोस्तों की लंबी क्लास हो गई, इस वजह से अगले में तो दो पार्ट में करवा देंगे, जो अगला टेस्ट होगा उसमें। आज के लिए ये दोस्तों देखो, ये 6 गुणा 18 लिख दिया, 6 गुणा 18 लिख दिया, इसमें 4 का भाग दे दिया तो मेरे पास में 27 आ सकता है दोस्तों। इसको किससे काट दिया 3, और इसको कितने 9 9 27। इसी प्रकार से 9 गुणा 14 को किससे
6 से भाग दिया, बोलो दोस्तों कितनी बार कट गया 7, और फिर ये कितनी बार कट गया दोस्तों 3, तो 7 दिया 21 आ गया। ऐसे ही 25 और 12 को दोस्तों मैं 15 से भाग दे दूं तो 5 का भाग दिया तो 3, ये 5 और ये 4, 4 पंजे 20 आ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पद क्या आएगा, देखो KLMNOP, यहाँ क्यों आना चाहिए था, क्यों मेरे को पूछा नहीं तो मैं क्यों बताऊं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, सही है भाई, मैं क्यों बताऊं, क्यों पूछा ही नहीं है तो। ठीक है, के से एक कम जे होता है, जे से एक कम आई होता है, आई से एक कम एच होता है, एच से एक कम जी होता है, जी से एक कम क्या होता है, एफ जी होता है कि नहीं होता है। सर देख के बताओ कितने मिनट की क्लास होगी। और एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है दोस्तों, जैसे जैसे चल रहा है इसको चलाते रहो, ये पूर्व में चल गया 8 किलोमीटर। ठीक है, वहां से उत्तर पश्चिम में 8 किलोमीटर जाने के बाद में क्या कर रहा है, इस पता नहीं इसके दिमाग में क्या है, उत्तर और पश्चिम, ये पश्चिम हो गई, ये क्या हो गई उत्तर, इधर चल दिया। जाने दो भाई, अपना क्या है, जान दे, अपने को कोई मतलब नहीं है, अगला जा रहा है जाने दो, अपने केवल उत्तर का सोल्यूशन आना चाहिए। 5 किलोमीटर चलता है, वहां से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण आ जा भाई, 6 किलोमीटर दक्षिण में आ गया, ये 6 किलोमीटर दक्षिण में आ गया, यहाँ से आ गया जी, बोलो 6 किलोमीटर दक्षिण में। शुरुआत बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दिशा क्या होगी। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये यदि यहाँ से ये टेढ़ा 5 चल रहा है तो ये 6 जो किलोमीटर चलेगा ये इसके नीचे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई, ये तो है ही नहीं कि भाई 5 किलोमीटर चला है तो ये वापिस ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो ये नीचे आना, अर्थात शुरुआती जो दिशा है उसके कितने आ जाएगा दोस्तों, पूर्व और क्या है दक्षिण, पूर्व और किसमें दक्षिण में, दक्षिण पूर्व या पूर्व और क्या दक्षिण। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी भाषा में कूट संकेतों को एंट्री को 12, 34, 5 और स्टेडी को 93, 15, 85 लिखा जाओ तो टेंट, और टेंट किस में लगता है, शादी में। ठीक है, कई बार दोबारा भी लग जाता है। शब्द के कूट संकेतों को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ अंकों के मान दे रखे हैं आपको, ई का मान 1, एन का मान 2, टी का मान 3, आर का मान 4 और वाई का मान 5। स्टेडी को लिखते हैं एस का 9, टी का फिर 3, टी का 3 है तो 3 ही रहेगा, यहाँ भी टी का 3 है, बिल्कुल सेम पर्सन बनाए जाते हैं बिल्कुल तरीके से, इस चीज का ध्यान रखना। तो टेंट शब्द को कूट संकेतों में कैसे लिखा जाएगा, टेंट को लिख दो भाई, टेंट शब्द को कूट संकेतों में कैसे, टी का मान कितना 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो तीनों है, ऑप्शन काटने में कोई मतलब नहीं। ई का मान कितना, ई का मान 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें नहीं, गरीब ऑप्शन नंबर भी पहले कट गया, ये सही नहीं हो सकता कभी भी। फिर किसका, फिर एन का मान कितना है 2, इसमें 2 नहीं है, ये बेचारा गया। फिर किसका, इसमें 2 है, दोनों में 2 है। फिर किसका मान पूछ रहा है, ये ए का मान क्या होगा, यहाँ से चौथा देख लो, ये चौथा रहा, ये चौथा रहा, तो 7, 7 किसमें, ये रहा, गरीब ये पहले हट गया, तो ऑप्शन नंबर सी एलिमेंटेड मेथड लगा दो। 4 वर्ष पहले और बी की आयु 2:3 था, 3 थी, और 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, बिल्कुल 2 वर्ष पश्चात इसकी आयु क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप अनुपात लिख लिए जैसा जैसा दे रहा है। ठीक है, ये वर्तमान आयु मान लो यहाँ हो जाती। ठीक है, और ये फिर 4 वर्ष के पहले की, ये तो 4 वर्ष पहले की, और फिर ये क्या कर रहा था कि फिर 4 वर्ष अगले की बात कर दे, बहुत ज्यादा बुढ़ा कर देगा वैसा, 5:7। जब दोस्तों आपके पास में इस प्रकार से बीच का गैप आ जाए 8 वर्ष का या कितने भी वर्ष का, और आयु निकला ले, तो आप इन दोनों को क्या कर लोगे दोस्तों, गुणा। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर लिया आपने, जब इसका गुणा, इसका मान 15 आ गया और इसका मान कितना आ गया दोस्तों आपके पास में 14, इन दोनों के अंतर का भाग दे दोगे इन दोनों के अंतर में, अर्थात 2/1, और गुणा किससे कर दोगे दोस्तों, इसके वर्षों के अंतर में, तो इसका मान कितना आ गया 16। दोस्तों ये वर्तमान आयु है, इस वर्तमान आयु से पहले की यदि आयु आप निकालना चाहो तो इसका तो कितना हो गया, 16 दूनी 32 और 16 तिया कितना दोस्तों 48, 16 तिया कितना आ गया 48 आ गया, गुणा आपको ऊपर की संख्या से ही करना है, 48 आ गया दोस्तों। ठीक है, वर्तमान आयु ज्ञात करो तो 16 और कितने हो गए, 16 और 4 दोस्तों मेरे पास में कितने हो जाने चाहिए, 16 प्लस में 32 प्लस में कितने 4, 32 प्लस का 4 तो दोस्तों 36 वर्ष, और 48 प्लस में 4 तो दोस्तों आपके पास में 52 वर्ष। 2 वर्ष और जोड़ दिए तो इसके पास में 38 हो गए, और इसके पास में कितना हो गए 38 और 54, ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास में डी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा डी। चलो, 2 गोलों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4:9 है,
उनके आयतनों का अनुपात क्या है। जब दोस्तों आयतनों का अनुपात देखते हैं तो पाई का हालांकि वैल्यू दे रखी है, लेकिन पाई का कोई मान यहाँ से मायने नहीं रखता। ठीक है, बोलो कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये R1 ये R2। यहाँ केवल त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्योंकि मेरे पास में 4/3 पाई आर की पावर 3 और R1 की पावर, और 4/3 पाई आर की पावर कितनी, R2 की पावर 3। इसका मान मेरे को ज्ञात करना। ये तो आपस में कट जाते हैं और ये भी दोनों आपस में कट जाते हैं। इसका मान आपको कितना दे रखा है, 4:9, लेकिन ये वर्ग है, यहाँ से वर्ग करूंगा तो 2:3। जब इसमें रख दिया तो 2 का मान R1 में रखा दोस्तों, 2 का मान किसका, R1 में 2 का मान रखा तो दोस्तों 8 आ गया, कि विद पावर 3 कर दिया, और 3 का मान रखा तो 27 आ गया। तो 8:27 ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, अरे अपने जीके वाले सर ने उसने पूरा टाइम कर लिया, अब साइंस वाले सर ने मजे मजे से पढ़ाए, और मेरा जब नंबर आ रहा तो मैं तेज पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को, है ना। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पेपर किसी आवर्ती मंडल में माध्य और माध्य का 52 और 55 तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नोट लगा लो क्वेश्चन के, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। और जब मैं पेपर आने वाले जो पेपर सोल्व कराऊंगा किसके, सीईटी के, तो बताऊंगा। अरे बताया था गरीब, पहले टेस्ट में दिया था आपके माध्य माध्यिका और बंटन, ये क्या कहते हैं, आवर्ती बंटन, माध्य माध्यिका और बहुलक में एक वो होता है दोस्तों संबंध। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर कितना होता है, 3 गुणा कितना होता है माध्यिका, -2 गुणा कितना होता है माध्य। बहुलक का ही मान पूछा है, माध्यिका आपको कितने दे रखी है 55, और 2 गुणा माध्य आपको कितना दे रखा है 52। 55 का दोस्तों 165 हो गया, और 52 दूनी 100 कितने हो गए आपके पास में 4 हो गए। 65 में से 104 निकाल दे तो आपके पास में कितने बच गए, 61 बच गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिंदु 2 - 3 और Q 3 - 2 के मध्य की दूरी यदि दोस्तों ज्ञात करना, x2 - x1, सीधा रखता हूं 3, ये x2 का मान हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 ये y1, 3 माइनस का 2 दोस्तों। ठीक है, इसका क्या कर दिया दोस्तों, आपके पास में स्क्वायर कर दिया, प्लस में आपके पास में क्या आना चाहिए, आपके पास में भाई x2 - x1, माइनस का 2 और फिर माइनस का क्या है 3, इसका भी क्या कर दिया दोस्तों आपके स्क्वायर कर दिया। दोस्तों जब इसका 1 का स्क्वायर और यहाँ -2 और प्लस का 3, तो दोस्तों आपके पास में फिर प्लस का 1। जब इस गरीब का 1 और 1 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। आपके पास में ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए, याद रखना। ठीक है, बहुत सीधा प्रश्न है। 127 अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं, बार बार रिपीट हो रहा तो ये दोस्तों। ठीक है, अभी आपको क्लास में भी करवाया था, 1.27 का क्या है बार करवाया था। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है, इसको 127 लिख दो, माइनस का 1 कर दो, और जितनी संख्याओं पे बार आता है नीचे क्या लिख दो 0। लेकिन पॉइंट के अंदर और संख्या होती है तो 0 भी लग जाता है, यहाँ 0 नहीं लगेगा। ठीक है, कभी विस्तृत चर्चा होगी तो उस पर भी बात करेंगे। 126 बटा कितना आ गया 99 दोस्तों। जब इसको 11 से काटता हूं तो नहीं कटता है, जब 9 से काटता हूं तो कट जाता है। 9 से 9 एकम 9, फिर क्या 9 चौके 36 बिल्कुल कट गया, और ये 11 बार कट गया तो 14/11। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपके पास में, बी। चलो जी आगे देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान की बात कर रहा, तो इसका मान 126 हो जाता है। ये आजकल एसएससी में आने लगे लोग दोस्तों ऐसे प्रश्न, हालांकि हो सकता है आपका गरीब आदमी पूछ ले। -36 है, प्लस में 4 है, और गुणा कितना है 17, और इसका मान आपको पूछा है। ठीक है, इसमें से तो इसका मान तो 90 हो गया। जब मैं 17 को 4 से गुणा करूंगा तो 17 7 चौके कितना 28, 4 एकम 4 और 2 कितने 68, इसका मान 8 और 9 और 6 कितने हो गए दोस्तों 15। 158 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है। कई लोगों ने सोचा होगा कि पता नहीं क्या दे दिया मास्टर ने, तो ठीक है। 2 उम्मीदवारों राम और मोहन के बीच एक चुनाव हुआ, 40% मत प्राप्त किए और 1200 मतों का। दोस्तों हारने वाले को कितने 40% तो जीतने वाले को 60%, दोनों का अंतर दे दिया मेरे दोस्तों 1200। बहुमत जय हार गए भाई, मतों से बहुमत से हार गया, 1200 से हारा तो अंतर 1200 का रहा। तो और ये किसका है 20% का। तो दोस्तों 100% का मान पूछा है, तो 1200 बट्टा कितना आ जाएगा 20, और गुणा किससे कर देंगे दोस्तों 100 से, 10 से 10, ये कितना हो गया 6। अर्थात आपके पास में कुल मत जो कितने हैं 6000। ठीक है, प्रति किलो गेहूं कीमत 25% कमी कारण
जान 600 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। प्रति किलो गेहूं की मूल कीमत क्या होगी? भाई एक दुकानदार था, उसके पास में जॉन गया 600 रुपए लेके, दुकानदार को बोले गेहूं दे। दुकानदार बोला भाई गेहूं के भाव में कमी हो गई। कितने कमी? 25% की। जो तू पहले पैसे लाता उसमें 25% की क्या हो गई? कमी हो गई। तू ऐसे कर 5 किलो गेहूं अधिक ले जा, ठीक है? या तो 25% पैसे ले जा या फिर 5 किलो गेहूं अधिक ले जा। अर्थात दोस्तों ये जो 600 रुपए का 25% है ना, इसकी कीमत कितने किलो गेहूं के बराबर है? 5 केजी गेहूं के बराबर। और 600 का जो 25 निकालो तो आप कितना हो गया? 150। ये 5 केजी की कीमत है दोस्तों। 1 केजी की कीमत कितनी निकलेगी? 150/5 बराबर कितना? 30 रुपए प्रति केजी। ये कौन सा? अब का भाव है, मूल भाव नहीं। मूल कौन सा होना चाहिए? जो पहले का था। ये तो कम होने के बाद में, तो 25% कम हुआ तो अब मान 75% रह गया ना। 75% का मान आपको क्या दे रखा है दोस्तों? 30 केजी। एक का मान 30/75। पहले का पूछ रहा था दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, यहाँ से काटे तो ये 3 से एक बार कट गया, 10 बार कट गया। आपके पास में 40 रुपए प्रति केजी। ये हो गया पुराना भाव। याद रखना कॉन्सेप्ट, कोई सूत्र नहीं लगाना है। जिंदगी में सूत्रों के पीछे पड़ जाओ कि दिमाग खराब हो जाएगा पूरा, ठीक है ना? एक व्यक्ति ने 60,000 रुपए प्रत्येक 2 कारें बेची। एक पर उसने 20% का लाभ हुआ जबकि दूसरे पर 20% की हानि। दोस्तों ये खरीदी और बेची का याद रखना, यहाँ बेची है। अर्थात जब किसी वस्तु, 2 वस्तुओं को, एक को लाभ और एक को हानि पर बेचता है तो हमेशा हानि होती है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? जो आपकी 20% है इसका 100 इस बटा क्या कर देंगे 100। इसका मान कितना आ गया? 400/100। 000 4% की क्या हुई? हानि हो गई दोस्तों। 4% की क्या हुई है? नहीं। चलो जी आगे करो। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य में 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए तो इस अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत कम करके बेचा जाना चाहिए? दोस्तों 25% अधिक लिख दिया। कहता कि वापस मैं तो 100 में ही बेचना चाहता हूं, तो किससे की 25 की कमी करेंगे? किस पे करेंगे? 125 पे। 25 की कमी किस पे करनी है? 125 पे, ना कि किस पे करनी है? उस पे। तो गुणा किससे कर देंगे आपको दोस्तों? 100 से। 25 5 और ये कितने? 20। अर्थात 20% की क्या कर देंगे? इसमें कमी कर देंगे। तो वो जो खरीद के लाया था ना उसी पे बेच सकता है। चलो, एक आयताकार टंकी का आधार का क्षेत्रफल 720 मीटर। 720 मीटर स्क्वायर किसका आधार का क्षेत्रफल? इसमें पानी का आयतन बराबर कितना दे दिया? 28800 मीटर पावर 3। टंकी में पानी की गहराई दोस्तों, आयतन बराबर जो सूत्र होता है वो होता है आधार गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल दोस्तों 720 दिया है, ऊंचाई मेरे को ज्ञात करनी है और आयतन का मान कितना दे दिया? 2800। दोस्तों पक्षांतरण किया और इसका भाग दे दिया। 28800 में किसका भाग दिया दोस्तों? 720 का। 0 से 0 कट गया। भाई तो एक बार 8 का देख लो, बिल्कुल गया 8 का। 8 नहीं, 8 का नहीं, 4 का दे एक बार। 4 4 दूनी 8, 7 चौक 28, बिल्कुल आ गया दोस्तों। 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अर्थात यहाँ 40 मीटर के आ जाएगा मेरे पास में मान। 1 0 बचा हुआ था ना ये वाला, ठीक है? 40 मीटर के आ जाएगा मेरे पास में, इसका मान आ जाएगा। देखो भाई, मिल्क कर्ड, दूध से दही बनता है। अंगूर से क्या बनता है? एक गाना था दोस्तों, बहुत फेमस गाना था। क्या था? ये तो अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ, है ना? तो क्या बनती है दोस्तों? सब लोग समझ रहे हो, शराब बनती है, ठीक है ना? झूम बराबर झूम। अरे वो याद आ जाता मेरे को, हालांकि जब क्लास में होते तो थोड़ा और। अंगूर, और अंगूर से क्या बनती है? शराब। फल खट्टा हरा, बिल्कुल कोई उत्तर नहीं है। जिस पर दूध से फर्मेंटेशन, अभी सर बता रहे थे ना, दूध फर्मेंटेशन, वो सड़ाने से दूध जो उसमें क्या हो जाता है, जब आप उसको क्या कर देते हो, दूध का फर्मेंटेशन हो जाता है, दही बन जाता है। इसी प्रकार से अंगूर का फर्मेंटेशन हो जाता है, क्या बन जाती है? शराब बन जाती है। हालांकि साइंस वाले सर बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, आपकी समझते हुए आप उनकी बातें मानते हो। कथन है दोस्तों, पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में न्यूनतम 80% अंक है। हालांकि जो विद्यार्थी इस वर्ष 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए हैं वे सभी आवेदन कर सकते हैं। 11वीं कक्षा का कोई भी विद्यार्थी पाठ्यक्रम के आवेदन नहीं कर सकता दोस्तों। नेगेटिव तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, कर सकता है नहीं कर सकता, क्या कर सकता है? जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें प्रवेश तभी मिलेगा जब 80% की। बिल्कुल ये बात तो सही है कि 80% अंक करने वाला ही 11वीं कक्षा का कोई भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकता। अरे कर सकता है, खुद कह रहा है बेचारा, तो क्यों गलत कर रहे हो उसको? अनुमान दे दूसरा, अनुमान केवल और केवल दूसरा। चलो 95 क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला की फोटो की इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, प्रिया क्या कहती है? प्रिया कहती है वह मेरे भाई के इकलौते बेटे, क्या? मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ है।
दोस्तों ऐसे सवाल आप अपने ऊपर लिया करो। प्रिया हो मान लो आप, और आप करें कि वह मेरे भाई, प्रिया हो क्या हो, स्त्रीलिंग हो, याद रखना। मेरे भाई अर्थात प्रिया तो उसकी बहन, के इकलौते बेटे, उसके भाई की एक ही बेटा, उसकी माँ, अरे तो उसकी भाभी लागी, कौन लगी, क्या लगी, भाभी। ठीक है। एम एल का पिता है दोस्तों, लिखते रहो। एम क्या है, एल का क्या है, पिता। एल का क्या है, पिता। ये तो क्या हो गया, पिता। अब ये बेटा है बेटी नहीं पता। आर एम की क्या है, माता। आर कौन है, एम की है माता। ये आर एम की माँ हो गई, और तो ये इसका क्या हो गया, बेटा। ये तो हो गया सब। क्यू एस का क्या है, पति है। एल क्यू का भाई है। एल और क्यू आपस में क्या है, भाई हैं। ये क्यू हो गया, ये भाई है। क्यू एस का क्या है, पति है। क्यू है जो एस का क्या है, ये एस हो गई, और ये क्या होगी, इसकी पत्नी हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका पति। अब जो पूछ रहा है बता दो, एस एम से किस प्रकार से संबंधित है। देखो भाई, ये क्या है, क्योंकि ये पत्नी है भाई, इसके पत्नी है, तो इसके पति के भाई का पिता, इसका क्या लगेगा, ससुर। ठीक है। एम से किस प्रकार से संबंधित है, बहू है भाई, क्या है, बहू। ठीक है, ससुर की तो बात ही नहीं हो रही, बहू की। ठीक है। हालांकि राजस्थान में डॉक्टर, राजनेता और पुरुष, एक डॉक्टर क्या हो सकता है, राजनेता हो सकता है भाई। ठीक है। और पुरुष तो क्या हो सकता है, राजनेता और डॉक्टर दोनों ही हो सकते हैं। तो आपके पास में क्या होगा भाई, डॉक्टर राजनेता क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता है। डॉक्टर और राजनेता एक हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। ये पुरुष एक राजनेता भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है। डॉक्टर एक पेशा है दोस्तों। ठीक, डॉक्टरी छोड़ने के बाद में फिर राजनेता हो सकता है, याद रखना। ठीक है। 6 भाइयों में अमन, बंटी, चंदू, दीपक, इमाद और फैजल, प्रत्येक का कद अलग अलग है। बंटी केवल 3 भाइयों से लंबा है। बंटी 1 2 3, और 3 भाइयों से लंबा कौन है, बंटी है, लिख दिया जी, बंटी है। फैजल केवल दीपक से लंबा है, ये फैजलू आ गया, ये फैजल आ गया। ये किससे लंबा है, केवल और केवल दीपक से, ये दीपक लिख दिया। चंदू केवल अमन से छोटा है, चंदू केवल और केवल अमन से छोटा है, ये हो गया चंदू, और तो ये कौन होगा, अमन, क्योंकि अमन से केवल छोटा है। सभी भाइयों में चौथे स्थान पर, अरे बंटी आ गया ना, 1 2 3 और ये 4, सीधा है बंटी। बीच में कौन बच गया, करीब कौन सा बच गया, बंटी, अमन, इमाद, इमाद, ये इमाद है। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलाड़ी ने अपने खेलों में से निम्नलिखित में माध्यिका ज्ञात करो। दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले तो इसे आप आरोही या आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए 5 7 9 10 12 13 15 और 23 और 25, 3 2 5 3 और 1 4, कौन सा छूट गया, 5 7 9 10 12 13 16 रह गया भाई साहब, यहाँ है 16। ठीक है, 3 और 4 छोड़ दिए, और इधर 4 छोड़ दिए, बीच के ले लिए। बताया था माध्यिका ज्ञात करने के लिए करोगे बीच के, 9 होते तो बीच का आ जाता, और जब 9 नहीं है तो 2 इधर सेम छोड़ दो। 12 और 13 जोड़ के किसका भाग दे देंगे, 2 का। 12 और 13 कितना हो गया, 25 में 2 का भाग दे दो, 12.5। ऑप्शन नंबर ए आज का अंतिम जो प्रश्न रहेगा, लोग वाला रहेगा। दोस्तों लोग वाला इस प्रकार का जो प्रश्न होता है, मैं इसमें 2 मिनट लूंगा आपके। लोग वाले प्रश्न आएंगे दोस्तों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लोग 2 बटा लोग 3 गुणा लोग 3 बटा लोग 4 गुणा लोग 4 बटा लोग 5 गुणा लोग 5 बटा लोग 6 गुणा लोग 6 बटा लोग 7 गुणा लोग 7 बटा लोग 8। दोस्तों इससे कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मेरे पास में बचा क्या अंतिम में, लोग 2 बटा लोग 8। इसे मैं कह सकता हूं कि लोग 8 का बेस 8 बेस 2, इसका मान दोस्तों वही क्या आ जाएगा, लोग 2 की पावर 1 बटा 3 लो, अर्थात इसका मान 1 बटा 3। ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। रुको सर, रुको एक मिनट। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये बिल्कुल 100% आज के क्लास पसंद आई होगी। मैं फिर से आपसे वादा करता हूं कि राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी आपके लिए उपलब्ध रहेगी। ठीक है, सीटी के लिए हम बिल्कुल आपके लिए और भी टेस्ट लेके आएंगे, अब आपके सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट लेके आएंगे, तो इसको बिल्कुल शेयर करिए। आप लोगों का सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।